नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हमारे अतीत क्लास 6 के अध्याय 7 राज्य से साम्राज्य जिसका नाम है का अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें क्या है। रोशन के रुपए, ये एक चित्र दिया गया है लड़की का। इस लड़की का नाम है रोशन। तो इसके जन्मदिन के अवसर पर रोशन को दादाजी से एक कड़क नोट मिला। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। यानी एक नोट मिला जो इस लड़की को, रोशन को, उसने उसको अपने हाथ में दबा रखा था। उस एक नया उसे उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी ओर गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर के चित्र बने हैं। आप लोग भी अपना नोट निकाल के देख सकते हैं कि क्या ये बात सही है। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों और पैसों में, जो नोट में हम लोग शेरों के चित्र देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था। ये जो आप चित्र देख रहे हैं शेर का, ये पत्थर का बना हुआ है और ये कहाँ स्थित है? सारनाथ में। और फिर उन्हें सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर स्थापित कर दिया गया। और सारनाथ कहाँ पड़ता है? सारनाथ पिछले अध्याय में हमने आपको बताया है कि ये पड़ता है वाराणसी के पास। ये वाराणसी के पास में पड़ता है। ठीक है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है राज्य को साम्राज्य, ये जानें। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। क्या आप लोगों को अपने दादाजी का नाम पता है? यदि पता है तो कमेंट में लिखें। तो अशोक के जो दादाजी थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चंद्रगुप्त यानी अशोक के दादाजी की सहायता किसने की है? चाणक्य ने की है। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। यानी जो अर्थशास्त्र किताब किसकी है? ये है चाणक्य द्वारा लिखी है। और इसी अर्थशास्त्र में मौर्य काल की जानकारी मिलती है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे और गुरु भी थे, तो उस काल की तो जानकारी देंगे ही। साम्राज्य में बहुत से नगर थे और ये नगर मानचित्र में हम लोग देखेंगे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। यानी मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। और ये जो तक्षशिला है, ये मौर्य शासन के समय शिक्षा का केंद्र रहा है। पहले भी रहा है और मौर्य काल में भी था। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। यानी ये कहाँ था तक्षशिला? ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये हो गया उत्तर और ये पश्चिम। तो यहाँ पे तक्षशिला था। तो यदि इस दिशा में यदि जाना है तो तक्षशिला हो करके ही आपको जाना पड़ेगा। अभी नक्शे में हम लोग देखेंगे। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। तो मध्य भारत क्या है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में आज भी जंगल हैं। मध्य प्रदेश में तमाम वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कान्हा किसली, बांधवगढ़,
ये सब मध्य प्रदेश में ही तो हैं, तो जंगल हैं तभी तो हैं। आगे चलते हैं। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। पोशाक मतलब कपड़े। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मानचित्र आ गया। अब थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी तक्षशिला की। ये देखिए, यहाँ पे तक्षशिला है। अब ये देखिए, तो ये आपका हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो अब इससे आप अनुमान लगाइए कि यदि ये दिशाएं हैं तो ये दिशा कैसी हो रही है, उत्तर और दक्षिण दिशा। तो उत्तर दक्षिण दिशा में तक्षशिला है। और देखिए, जितने भी लोग भारत आए हैं, आक्रमण किए हैं, तो इसी दिशा से तो आए हैं। तो जितने लोग आक्रमण करेंगे तो तक्षशिला उनको रास्ते में मिलेगा ही मिलेगा। ये बताना चाह रहा है। और इसकी स्थिति देख लीजिए। ये ऐसे 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 ये वर्तमान भारत की सीमा रेखा है। तो तक्षशिला देखो कहाँ स्थित है। तक्षशिला स्थित है वर्तमान समय में देखा जाए तो ये क्या है, ये पाकिस्तान है। तो वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय पाकिस्तान भारत का ही अंग हुआ करता था। पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ, 1947 में। तो ये पाकिस्तान है। और यहाँ जो लंपक देख रहे हैं, यहाँ जो आप कंधार देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के आगे पड़ता है अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो कंधार और लंपक कहाँ है, अफगानिस्तान में वर्तमान समय में। जबकि उस समय जो है, ये सीमा रेखा जो अभी बन गई, उस समय भारत यहाँ से नहीं था। उस समय भारत ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ऐसे भारत था। ये सब भारत के अंदर था। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ये देखिए दोनों पड़ रहे हैं पाकिस्तान में वर्तमान में। उस समय अशोक के साम्राज्य के अधीन ही थे ये। इधर देखिए कालिसी पड़ रहा है, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और ये देखिए सारनाथ, जो सारनाथ की चर्चा हो रही थी, सारनाथ किस जिले में है, वाराणसी जिले में। ये लुम्बिनी है, लुम्बिनी में जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। लौरिया अरराज, यहाँ से अशोक की शिलालेख है। इसमें देखिए बताया गया है कि जो लाल, ये देखिए यहाँ पे नीचे देखिए लाल चिन्ह, जो ये बिंदी लगी है, ये अभिलेखों के प्राप्ति स्थल है। और जो काली बिंदी से है वो महत्वपूर्ण नगर है। ये महत्वपूर्ण नगर है, और ये जो लाल बिंदी है ये अभिलेखों के प्राप्ति स्थल। अशोक ने जहाँ जहाँ मतलब शिलालेख स्थापित कराए थे, वो जहाँ जहाँ से मिले हैं वो लाल बिंदु से दर्शाए गए हैं। तो ये इतने सारे स्थान हैं। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी रही उस समय, और राज्य का नाम था मगध। तो मगध राज्य का नाम था, लेकिन राजधानी उसकी क्या थी, पाटलिपुत्र। कब, मौर्य साम्राज्य के समय। और देखिए, ये है सांची, ये सांची मध्य प्रदेश में बन पड़ता है। और ये अशोक ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ से भी इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उज्जैन, उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। गिरनार, गिरनार गुजरात में है। तो ये जितने भी स्थान हैं, यहाँ से हर जगह से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। क्योंकि साम्राज्य, साम्राज्य जो है राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती थी। अब देखिए, यहाँ पे ये आपको समझ लेना जरूरी है कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है। इसको मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो इस तरह समझ लीजिए, साम्राज्य वर्तमान में ही देख लीजिए। जैसे भारत है, अब भारत में कई राज्य हैं। ये मान लीजिए हमने भारत बना दिया। भारत में कई राज्य हैं।
ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे और कोई है, यहाँ पे गुजरात है। तो ये क्या है, ये राज्य हैं। तो उस समय जैसे आजकल राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, उस समय राज्यों में राजा होता था। इसका राजा, इसका राजा। तो राज्य जो चला रहे थे वो राजा चला रहे थे। और इन सब के ऊपर जो शासन करेगा, यानी इन सब राजाओं पर, वो कहलाएगा सम्राट। और उसको कहेंगे साम्राज्य। तो ये राज्य छोटे छोटे हैं, और ये जो सब राज्यों पे शासन करेगा वो हो जाएगा साम्राज्य। तो ये राज्य और साम्राज्य में अंतर है। तो ये क्या कह रहा है, सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि सम्राट को ज्यादा संसाधन होगी तभी तो इन राजाओं पे कंट्रोल कर पाएगा। नहीं तो यदि ये लोग आक्रमण कर दिए सम्राट के ऊपर, तो सम्राट का तो सब निपटा देंगे। इसलिए सम्राट राजा की तुलना में अधिक संसाधन और अधिक मजबूत होने की आवश्यकता तो है ही है उसे। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत थी। और सम्राट को यदि संसाधन जुटाना है तो उसको जो है अधिक से अधिक कर इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी भी रखेगा। आगे चलते हैं। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र तो उनकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अब जहाँ पे उसकी राजधानी है पाटलिपुत्र, वहाँ से 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर दूर तक जो है वो क्या कर सकता था, सीधे नियंत्रण कर सकता था, कि 40-50 किलोमीटर आदमी आराम से जा सकता है। लेकिन जो राज्य बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, वहाँ डायरेक्ट जो है कर नहीं इकट्ठा कर सकते। ठीक है। तो ये सिस्टम था उस समय पे जो है। और देखिए, ये कर किससे लिया जाता था उस समय। ये कर लिया जाता था किसानों से, पशुपालकों से, यानी जो पशु पालते थे, और शिल्पकार जो शिल्पकारी का काम करते थे, बर्तन बनाते थे, लकड़ी के दरवाजे वगैरह शिल्प का काम करते थे, मकानों में डिजाइन अच्छी अच्छी बनाते थे। और व्यापारी, इन सब लोगों से कर लिया जाता था। और कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति भी किया करता था, कि जाओ इन लोगों से कर कलेक्ट करके लाओ मेरे पास। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था, यानी अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। जैसे आज कर्मचारियों को सरकार वेतन देती है, वैसे उस समय भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। और क्या करते थे, राजा ने अधिकारी नियुक्त कर दिए कर इकट्ठा करने के लिए। अब यदि कोई घूसखोरी कर रहा है, ले दे के काम निपटा रहा है, तो वो जासूस उन अधिकारियों को देखते रहते थे कि कहीं ये लोग घूस लेके ऐसा तो नहीं कि टैक्स की चोरी कर रहे हो, सरकार तक न पहुंचे। तो इसकी सूचना वो लोग दे देते थे सम्राट को, तो सम्राट उनको फिर दंड देता था, और मृत्यु दंड भी दे सकता था। तो इससे ये लोग डरते रहते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। जैसे आज भी है, भारत एक बड़ा देश है, और भारत में कितने सारे राज्य हैं। तो हर राज्य की अपनी अपनी राजधानी बनाई गई है। क्यों बनाई गई है, इसीलिए बनाई गई है क्योंकि प्रधानमंत्री एक जगह से हर राज्य की समस्याओं को न जान सकता है, न शासन का संचालन अच्छे से कर सकता है। इसलिए हर राज्य में मुख्यमंत्री है, तो वो छोटे छोटे क्षेत्र स्थापित हैं, तो वहाँ का शासन मुख्यमंत्री देखता है। तो इसी तरह उस समय भी
प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। आज भी तो रखते हैं, राज्य तो सब अलग अलग हैं अभी भी। और लेकिन जो केंद्र है तो ऊपर से यानी कि दिल्ली से इन राज्यों पे नियंत्रण रखा जाता है। अपना राज्यपाल केंद्र सरकार ने रखा हुआ है, जो सारी सूचना केंद्र तक पहुंचाता है। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। वर्तमान में हर राज्य में राज्यपाल होता है ना, जो क्या करता है, सारी सूचना ऊपर राष्ट्रपति को भेजता है, और राष्ट्रपति कहाँ बैठता है, दिल्ली में बैठता है। इसी तरह उस समय भी राज्यपाल या गवर्नर हुआ करते थे, जो पूरी सूचना सम्राट को भेजा करते थे। तो केवल नाम का परिवर्तन है, सिस्टम वही है। उस समय राज्यपाल वो लोग किसे बनाते थे, अपने राजकुमार को या अपने छोटे भाई को या अपने परिवार के किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बनाते थे। अब ये चूंकि प्रजातंत्र चल रहा है तो जनता का शासन है, इसलिए राज्यपाल इस तरह से चुना जाता है। उस समय राजतंत्र था, तो उस समय राज्यपाल जो बनाते थे अपने ही राजकुल के परिवार के व्यक्ति को बनाते थे, बस यही अंतर है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। देखिए, इसने दो दिशाएं बताई हैं, इनको भी समझ लीजिए। क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए। यानी यदि हम ये नक्शा बनाएं तो ये वाली जो दिशा है उत्तर और ये हो गई पश्चिम, यहाँ से कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए। ये दक्षिण भारत है, ये कर्नाटक से सोना आता था। तो ये दो दिशाएं इसने बताई हैं, के लिए प्रसिद्ध थे। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला कर दें। ये बता दें आपको कि उस समय यदि मीठे के रूप में कोई चीज उपयोग होती थी तो वो केवल मधु ही थी। मधु माने शहद। उस समय शक्कर उपलब्ध नहीं थी। ये शक्कर वक्कर तो अभी 100-200 साल पहले आई है। तो उस समय यदि उन लोगों को खीर बनाना है या कोई मीठी चीज बनाना है तो वो केवल मधु यानी कि शहद का ही इस्तेमाल करके उसको मीठा कर सकते थे, बस। और कोई साधन नहीं था मीठा करने के लिए। नजराना, जहाँ कर यानी कि टैक्स नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। कर का तो एक समय है, जैसे हर वर्ष हम लोग टैक्स भरते हैं ना, टैक्स रिटर्न होता है, टैक्स भरा जाता है। लेकिन नजराना क्या होता है, नजराना यानी उपहार या गिफ्ट। तो गिफ्ट आदमी को जब देना होगा तब देगा, नहीं देना तो नहीं देगा। जैसे आप ही बताइए, आप किसी को अपने न्योते में बुलाते हैं तो कोई कंपलसरी थोड़ी है कि वो आपको गिफ्ट लेके आए ही, या जो आप कहो वही गिफ्ट लेके आए। यदि उसका मन है तो लाएगा गिफ्ट, नहीं मन है तो नहीं लाएगा। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि जो चीज़ आप कहो वही वो लेके आए, और ऐसा कहना भी गलत है। तो ये होता है नजराना या गिफ्ट, जो अनियमित था, यानी हमेशा नहीं मिलता था। और टैक्स क्या है, कंपलसरी होता है, आपको देना ही देना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। आगे चलते हैं। राजधानी में सम्राट। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त
के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यानी जो मेगास्थनीज था ये राजदूत था, एम्बेसडर था। और ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कहाँ का था? यूनान का था। जैसे आज हम लोग अपने अपने राजदूत अलग अलग देशों में भेजते हैं ना, और हमारे यहाँ भी उन देशों के राजदूत निवास करते हैं। इसी तरह मेगास्थनीज उस समय मौर्य साम्राज्य में राजदूत बन के आया था। कहाँ का राजदूत बन के आया था? यूनान का राजदूत बन के आया था। और उस समय यूनान का शासक कौन है? तो सेल्यूकस निकेटर है, जिसका राजदूत बन के आया था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। तो मेगास्थनीज ने क्या देखा था उस समय, वो बता रहे हैं। मेगास्थनीज ने देखा है और उसका वर्णन कर रहा है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। यानी सम्राट जब सड़कों से निकलता था शहर के अंदर, तो क्या होता था? लोग शोभा यात्रा के रूप में निकालते थे लोग, यानी उसके ऊपर फूल बरसाते थे। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। पता है पेड़ों को लेकर क्यों चलते थे? ताकि राजा के ऊपर कोई हमला कर दे तो पेड़ों के आगे कर दे तो तीर उर उसी में लग जाए तो राजा बच जाए। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतया हथियार बंद महिलाओं से घिरा रहता था। अरे वाह, क्या जलवा है राजा का! हथियार बंद और वो भी महिलाएं, यानी डाउन टाइप का वर्तमान में देखा जाए। वो हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। यानी खाना बनेगा तो पहले नौकर खाएंगे, देखेंगे कि जिंदा है कि मर गया, इसलिए उसको पहले खिलाते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और एक ही कमरे में नहीं सोता था, ऐसा ना हो कि लोग जान जाएं कि रोज यहीं सोता है तो जुगाड़ लगाने लगे मारने का, इसलिए एक ही कमरे में कभी नहीं सोता था लगातार। और ये तो बताया राजा के बारे में। और अब देखो पाटलिपुत्र के बारे में क्या कह रहा है। पाटलिपुत्र जिसे हम आजकल पटना के नाम से जानते हैं, जहाँ से खान सर कोचिंग पढ़ा रहे हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। पटना यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। उस समय की बात कर रहा है, अभी की बात नहीं कर रहा है। ये मेगास्थनीज का वर्णन है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने, यानी उस समय के जो घर बने थे मौर्य काल में, वो लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने थे। और 2 मंजिल और 3 मंजिल के होते थे। जैसे गांव में आप देख लो तो अटरिया नहीं बनी रहती, तो अटरिया कैसी है? कच्ची ही तो बनी रहती है। तो यदि अटरिया में चढ़ जाओ तो पहली मंजिल हो गई, तो इसी तरह 2 मंजिल 3 मंजिल बना लेते रहे होंगे। राजा का महल भी काठ से बना है। यानी राजा का महल, काठ माने लकड़ी, राजा का महल उस समय लकड़ी से बना था। क्योंकि लकड़ी में क्या है, अच्छी पच्चीकारी की जा सकती है, डिजाइन बना सकती है। और मौर्य काल की डिजाइन तो प्रसिद्ध ही है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। और पत्थर भी कुछ देखिए लगाया गया है और उसमें भी नक्काशी की गई है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। यानी उद्यान माने बगीचे, और चिड़ियों के घोंसले वगैरह बने रहे होंगे तो उनके बगीचों से और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा है। यानी बसेरा माने बसना, जहाँ चिड़िया बसती हैं। आगे चलते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो अभिलेखों से जनता तक संदेश पहुंचाएगा। उस समय
ना तो मोबाइल फ़ोन चलते थे कि आपको व्हाट्सएप से सूचना पहुंचा दें, ना न्यूज़पेपर छपते थे, दैनिक आज, अमर उजाला तो छपते नहीं थे कि छपवा दे, ठीक है। और ना ही टीवी चलती थी, ना ही रेडियो चलता था कि आज तक न्यूज़ चैनल रिमोट से दबाया चालू हो गया। तो अभिलेखों के माध्यम से ही संदेश पहुंचा सकता है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अच्छा, ध्यान करिए, पिछले अध्याय में मैंने बताया है कि भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने भी जो उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं, और अशोक के अभिलेख भी प्राकृत भाषा में है। इसका कारण क्या है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? इसका कारण है, प्राकृत भाषा जो थी ये आम जनता की भाषा थी, जो लोग दैनिक बोलचाल में प्रयोग करते थे वो प्राकृत थी। जैसे आज हम लोग की दैनिक बोलचाल की भाषा क्या है, हिंदी। अंग्रेजी भी लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। तो क्या अंग्रेजी सब कोई जानते हैं? नहीं जानते हैं। पर आप हिंदी में बात करेंगे तो सब्जी वाला भी जान जाएगा, बाजार में सामान लेने जाएंगे तो वो भी जान जाएगा, और जो पढ़ा लिखा हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे जिस अधिकारी के पास चले जाइए वो भी जान जाएगा। और यदि आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो कुछ पढ़े लिखे लोग ही जान पाएंगे। आम पब्लिक में टैक्सी वाला, सब्जी वाला, अखबार वाला, दूध वाला से आप अंग्रेजी में बात करेंगे वो नहीं समझ पाएंगे। तो उसी तरह ये भाषा थी प्राकृत। तो इसलिए चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे अशोक हो, सब लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक। तो प्राकृत, जैसे मान लो आजकल हमारे लिए हिंदी, हिंदी तो सब कोई बोल रहा है, उसी तरह अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का नाम है। यानी जो कलिंग है ये कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा राज्य में पड़ता था, अभी भी है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। यानी जो कलिंग युद्ध हुआ उसमें इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए कि अशोक को खून खराबे से घृणा हो गई। इस युद्ध में पता है कितने लोग मारे गए हैं? इसमें तो नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मारे गए 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए। तो जब इतने लोग मारे गए हैं, 1 लाख लोग मारे गए हैं, तो घृणा उसको पैदा हो गई। जब उनको इतनी संख्या में लोग जब एक जगह मरे हुए पड़े होंगे और उनका जब उसने खून देखा, तब उसको इससे घृणा हो गई। आगे चलते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद, यानी 8 साल व्यतीत हो गए अर्थात 9वें साल, मैंने कलिंग विजय की है। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। हाँ, लिखा तो है 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसको आप याद कर लीजिए कि कितने लोग बंदी बनाए गए, कितने मारे गए। तो ये समझ लीजिए कि अशोक क्या करता था, घसीटता जाता था, अब मारता कम था। जैसे डायलॉग पिक्चरों में सुनता है, घसीटूंगा ज्यादा मारूंगा कम। तो क्या कर रहा है, घसीटूंगा ज्यादा, यानी घसीट घसीट के 1.5 लाख लोगों को बंदी बना के ले गया। अब मारा कम, मारे कितने, 1 लाख। ये केवल याद करने के लिए ट्रिक है और कुछ नहीं, कि घसीटूंगा ज्यादा मारूंगा कम। तो मारे कम है 1 लाख और घसीटे ज्यादा है, बंदी बना करके ज्यादा ले गया है। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। धम्म यानी धर्म। ये जो धम्म लिखा, धम्म माने धर्म, धर्म का पालन। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना
बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। अब देखिए, धम्म हमने बताया है, तो धम्म क्या है? धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। ये यानी धर्म जो है, धर्म संस्कृत का शब्द है और धम्म प्राकृत का शब्द है। आगे चलिए, अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में यानी धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। यानी अशोक का धर्म क्या था? किसी देवता की पूजा नहीं करना है और कोई कर्म कांड नहीं करना है। पूजा, फूल चढ़ाओ, आरती उतारो और ये सारी चीजें। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वो बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। यानी बुद्ध के उपदेशों से तो प्रेरित हुआ है अशोक, लेकिन जो अशोक का धम्म है वो बौद्ध धर्म नहीं है, वो अलग है। और बुद्ध का धम्म क्या है? बुद्ध का वो सॉरी अशोक का धम्म क्या है? अशोक का धर्म सिर्फ ये है कि अच्छी चीजें ग्रहण करना, सही मार्ग पर चलना, यही उसका धर्म है। ना कि बौद्ध धर्म को उसने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया है। यही अंतर है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ये याद रखिए कि जो अशोक का धर्म है वो बौद्ध धर्म नहीं है। आगे चलिए, ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उसका कर्तव्य है। यानी ये जितनी सारी चीजें, समस्याएं वो समझ रहा है, तो कह रहा है इनका निदान मुझे ही करना चाहिए, क्योंकि मैं क्या हूँ? सम्राट हूँ। और राजा के लिए प्रजा कैसी होती है? पुत्र के समान होती है। तो जिस तरह बच्चों के लड़ाई झगड़े ना हो और सुख से रहें, उसी तरह मेरा भी कर्तव्य है राजा होते हुए कि मेरी साम्राज्य में मेरी प्रजा सुखी रहे। और मैं उसी तरह इनको देखूं जैसे पिता अपने बच्चे को देखता है, तो राजा को भी अपनी प्रजा को बच्चों की तरह देखना चाहिए। तो इन समस्याओं के निदान के लिए वो क्या कर रहा है? उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे कि आप ऐसे चलिए, ऐसा व्यवहार करिए, बड़ों का सम्मान करिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। तो यानी यही सब धम्म माने धर्म की बातों की शिक्षा देते थे, ना कि बौद्ध धर्म की। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं, शिला माने पत्थर, और स्तंभ, स्तंभ माने ये वाले ऐसे खंभे, और ये जो खंभे होते थे ये भी पत्थर के ही बने होते थे। तो स्तंभ को ही खंभा कहते हैं और शिला तो आप समझ ही गए, पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। यानी ये जो धम्म महामात्र थे, इनको कहा कि ये जो शिलाओं में मेरी सूचनाएं लिखी हैं और शिलालेखों में जो मैंने लिखवाया है अपनी सूचनाएं, तो इन सारी चीज़ों को क्या करो? इन सारी चीज़ों को जनता को सुनाओ। क्योंकि जनता क्या थी? अधिकतर जनता अनपढ़ ही थी। उस समय इस तरह की विद्यालय वगैरह तो थे नहीं, तो उन लोगों को पढ़ के इन चीज़ों को सुनाएं। आगे चलते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया सीरिया, मिस्र,
ग्रीस में दूत भेजे, यानी भारत में तो प्रचार कर ही रहा है, लेकिन साथ ही सीरिया में, मिस्र में और ग्रीस में भी दूत भेज रहा है। और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। यानी अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों लोग संघ संघ गए। कहाँ गए? श्रीलंका गए। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा का भी व्यवस्था किया। तो मनुष्य की चिकित्सा और जानवर की चिकित्सा, दोनों की चिकित्सा कितने लोग हैं? 2 लोग, मनुष्य और जानवर, दूसरे शिलालेख में करते हैं। आगे चलते हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संतोष। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, ठीक है, यज्ञ करवाते हैं, कुछ भी करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर जन्मदिन मनाते हैं, जब यात्रा शुरू करते हैं तब वो तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। इनके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? देखिए, ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। यानी कह रहा है कि ऐसा ना हो कि 4 लोग बैठे हैं अलग अलग धर्म के, तो हम अपने धर्म की बड़ाई बताएं और दूसरे की धर्म की निंदा करें। हर किसी को हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। आगे चलते हैं। ये चैप्टर यहाँ से समाप्त हो रहा है। अब देखिए, कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि अशोक के समय में चलती थी और भाषा प्राकृत थी। आधुनिक भारत की जो ज़्यादातर लिपियां हैं वो पिछड़े सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं और लिपियों में देख सकते हैं। अब देखिए, आ अक्षर दिया हुआ है, कैसा बनता है हर जगह। ये हमारा हिंदी का आ है जो देवनागरी हिंदी में लिखा गया है। अब देखो, ब्राह्मी में आ कैसा लिखा जाता था, यानी मौर्य काल में अशोक के समय, उस समय आ ऐसे लिखा जाता था। फिर बांग्ला में आ कैसे लिखा जाता है? बांग्ला में आ ऐसे लिखा जाता है। मलयालम भाषा दक्षिण भारत चले जाओ तो ऐसे आ लिखा जाता है, और तमिल में ऐसे लिखा जाता है। तो इनका अंतर या समानताएं दर्शा रहा है। तो यहाँ से ये चैप्टर अब खत्म होता है। और यदि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो तो इसको कृपया कर सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक भी पहुँचाने का प्रयास करें जिन लोगों के लिए ये वीडियो लाभदायक हो सकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद।